नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने कुछ किरदारों का परिचय जाना, साथ ही साथ कहानी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने सावित्री और सतीश के रिश्ते के बारे में जाना। अब इसे विस्तार से समझने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 2। दूसरे दिन प्रातः काल जिस समय सावित्री रसोई के बारे में पूछने के लिए गई, सतीश ने धीरे धीरे कहा, मन में कुछ ख्याल मत करना। सावित्री ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या ख्याल मन में न लाऊंगी? सतीश सिर झुकाकर चुप हो रहा। मीठी हंसी हंसकर सावित्री ने कहा, अच्छा जो कुछ भी हो, मेरे पास समय नहीं है। क्या रसोई बनेगी बताइए ना। मैं नहीं जानता, तुम्हारी जो इच्छा हो बना लो। अच्छा, यह कहकर सावित्री चली गई। उसने द्वितीय प्रश्न नहीं पूछा। 2 घंटे के बाद लौटकर बोली, कैसा कांड मचा रखा है बताइए तो। आज भी पद्मेकम न गच्छामी रहेगा क्या? सतीश फिर भी चुप रहा। सावित्री ने कहा, 9 बज चुके हैं। समय बीत जाने की खबर से सतीश रत्ती भर भी घबराहट न दिखाकर बोला, बच जाए, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आलस्य में बेकार समय नष्ट करना सावित्री बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकती थी। इसी कारण वो कुछ दिनों से भीतर ही भीतर कुपित असहिष्णु होती जा रही थी। जरा रूखे कंठ से उसने पूछा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ने जाना। इधर सतीश भी स्वयं मन ही मन चिढ़ता जा रहा था। जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की तरफ देखकर सावित्री समझ गई और एक क्षण चुप रहकर अपने कंठ के स्वर को कोमल बनाकर बोली, लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब शायद औरतों का आंचल पकड़कर खींचतानी करना अच्छा लग रहा है। स्कूल जाइए, बेकार उपद्रव मत कीजिए, समझे? उसके तिरस्कार में यद्यपि हार्दिक स्नेह और एकांत कल्याण इच्छा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, किंतु बातों के तरीके ने सतीश के सर्वांग में मानो कीमाच पोत दिया। देखते देखते उसकी आंखें और चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वो बोला, जो भी बात मुंह में आती है तुम वो कह डालती हो। प्रश्रय पा लेने पर केवल कुत्ते ही सिर नहीं चढ़ जाते। मनुष्य को भी ये बात याद दिलानी पड़ती है। ये तो है गाली गलौज। सावित्री पल भर चुप रही, फिर कंठ स्वर को और धीमा कर बोली, पढ़ता तो है जरूर, नहीं तो आपको ही याद दिलाने की क्यों जरूरत पड़ेगी कि ये है भले आदमियों का मकान, वृंदावन नहीं है। इतना कहकर वो तेज कदम बढ़ाए चली गई। आश्चर्य से सतीश स्तंभित हो रहा। सावित्री उसको इस तरह बींध सकती है, इस बात को तो अपने मन में स्थान भी नहीं दे सकता था। कुछ देर तक एक ही दशा में बैठा रहकर वो हठात उठ खड़ा हुआ और किसी तरह स्नान भोजन करके पढ़ने के बहाने बाहर निकल गया। उस दिन उसका अपमान से आहत चित्त उसकी प्रवृत्तियों पर शासन करने लगा, और वो जितना ही अपने अचिंतनीय अद्भुत व्यवहार का तात्पर्य खोज कर भी न पा सका, उतना ही उसके मन में एक बात बार बार चक्कर काटने लगी। किस लिए उसने आंचल पकड़ लिया था? कौन सी बात उसको कहने की आवश्यकता पड़ी थी? और सावित्री इस तरह भाग कर न चली जाते वो क्या कहता, क्या करता? उसका उपदस्थ क्रुद्ध अंतःकरण निरंतर इस तिक्त प्रश्न को लेकर सावित्री से अधिक निष्ठुर भाव से उसे बींधने लगा। इसी प्रकार सारा दिन वो अपने ही हथियार से स्वयं क्षतिविक्षित होकर संध्या समय गंगा जी के किनारे जाकर निर्जीव की भांति एक पत्थर पर बैठ गया। कल जिस समय सावित्री के सामने मन की दुर्बलता अचानक प्रकट हो जाने पर वो लज्जा के मारे मकान से लंबी सांस भरता हुआ भाग गया था, इस समय उस लज्जा में मानो कुछ मिठास मिली हुई थी, मानो आड़ में रहकर किसी ने उसमें भाग ले लिया था। लेकिन आज सावित्री के व्यंग्य वचन की आग से उस रस की अंतिम बूंद तक सूख गई और निसंग लज्जा बिल्कुल ही शुष्क कठिन होकर उसके हृदय में बद्धमूल होकर बैठ गई। उस दिन उसके आत्मसम्मान ने केवल सिर झुका दिया था, आज वो उसके कंधे पर टूट पड़ा। फिर सबसे बढ़कर वो दुख चोट पहुंचाने लगा।
कि इस स्त्री से उसने इतने दिन जितने परिहास किए हैं उन सभी का आज एक गंदा अर्थ निकाला जाएगा। कल प्रातः काल तक सचमुच ही उसके परिहास में व्यंग के अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं था। निर्जन दोपहर के इतने ही असमय के बाद उस बात को तो जबान पर लाने के भी अब मार्ग नहीं रहा। आसक्ति बहुत दिनों से छिपी हुई दशा में प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। ये बात तो सावित्री किसी तरह भी विश्वास न कर सकेगी। वो कहेगी कि इसके मन में यही बात थी, लेकिन उसके मन में तो कुछ भी नहीं था। इस सत्य को समझकर बता देने का सुअवसर उसको कब मिलेगा? वो अच्छा लड़का नहीं है, इसकी लज्जा भी उसको बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन पाखंडी का अपवाद वो कैसे सहेगा? उसने मन ही मन कहा, यदि वो चोर है तो चोर की तरह सेंग काटते समय ही रंगे हाथों क्यों ना पकड़ लिया गया। सावित्री मन ही मन हंसकर कहेगी, ये साधु जटा कमंडल पीठ पर लादे त्रिशूल से सेंग काट रहा था, पकड़ा गया है। इस अपवाद की कल्पना उसको जलाने लगी। इसी प्रकार बैठे रहने पर रात कितनी बीत गई इसको वो जान भी न सका। कब भाटा समाप्त होकर ज्वार का पानी उसके पैरों से टकराने लगा, कब कलकत्ता गैस की रोशनी से उज्जवल हो उठा, कब सिर के ऊपर काले आसमान में तारे झिलमिलाने लगे, इसका पता नहीं चला। जाड़े को कोप होने से जब उसको जाड़ा लगने लगा और उस पर चटकल की घड़ी में जब 12 बज गए, तब सतीश उठ पड़ा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ क्षण के लिए मानो वो अपनी काल्पनिक बातों को भूल गया था, लेकिन चलते चलते मकान की दूरी जितनी ही घटने लगी, उसका मन फिर उसी अनुपात से छोटा होने लगा। अंत में गली के मोड़ के पास आ जाने पर उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे किसी तरह वो मकान के दरवाजे के सामने आकर चुपचाप खड़ा रहा। कहीं भी कोई जाग रहा है ऐसा मालूम नहीं हुआ, और यद्यपि वो जानता था कि इतनी रात को सावित्री अवश्य ही अपने घर लौट गई होगी, तो भी दरवाजा खटखटाने पुकारने का साहस उसको नहीं हुआ। भय होने लगा कि कहीं वो आकर दरवाजा न खोलते। ठीक उसी समय किवाड़ आप ही खोल गया। एक क्षण सतीश चुप रहा, फिर बोला, कौन? बिहारी? जी हाँ बाबू। सब खा चुके? जी हाँ। नौकरानी चली गई? जी हाँ बाबा, मुझे बैठे रहने को कहकर अभी चली गई। ये सुनकर सतीश मानो बच गया। खुश होकर उसको दरवाजा बंद करने को कहकर वो ऊपर चला गया। तभी बिहारी आकर बोला, बाबू आपका खाना? खाना रहने दो बिहारी, मैं खाकर आया हूं। अच्छा, तो आपके लिए पान और जल इस मेज पर रखा है। ठीक है, तू जाकर सो जा। बिहारी चला गया और सतीश बिछौने पर पड़कर सो गया। झगड़ा कर चुकने के बाद सावित्री का भी मन अच्छा नहीं था। सतीश की कटकती क्लेश देता रहा, इसीलिए दिन में किसी समय एकांत में क्षमा याचना कर लेने की आशा में शाम हो गई। तब आशा आशंका के रूप में परिणित होने लगी। वो जानती थी कि इस कलकत्ता में विपिन के यहाँ जाने के सिवा सतीश के लिए कोई और स्थान नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ये भय उत्पन्न हो गया कि वो उस दल में सम्मिलित हो गया होगा। क्रमशः रात बढ़ने लगी, सतीश नहीं आया। वो और कहीं जा सकता है ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आया। संदेह दृढ़ होकर जब विश्वास में परिणित हो उठा, तब प्रतीक्षा करना भी उसके लिए असंभव हो उठा। वास्तव में उसको घृणा होने लगी कि क्षमा मांगने के लिए वो ऐसे आदमी की राह देख रही है। इस कारण बिहारी को बैठने को कहकर सावित्री बड़ी रात को घर लौट गई। अपने घर जाकर वो बिस्तर पर लेट तो रही, लेकिन आंखों में नींद नहीं आई। सारा शरीर बेचैनी से सवेरा होने की प्रतीक्षा में छटपटाने लगा। कमरे में रखी घड़ी में एक एक कर सब घंटे बज गए। जागती हुई वो सब सुन रही थी। प्रभात के लिए और प्रतीक्षा न कर सकने पर अंधेरा रहते ही वो कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोने के पश्चात चल पड़ी। रास्ते में उस समय मारवाड़ी स्त्रियां गाते गाते गंगा स्नान करने जा रही थीं। सावित्री ने कहा, गंगा मैया, जाकर सब अच्छा ही देखो। उसके दोनों होंठ कांपने लगे, आंसू से दोनों आंखें भर गईं, और इस कल्पित आशंका से अपने संपूर्ण मन को भर वो राह में तेज कदम से चलते चलते हजारों बार मन ही मन उच्चारण करने लगी, जो ही मन हो करे लेकिन अच्छे रहे। मकान पर पहुंचने पर पुकारने के बाद बिहारी ने दरवाजा खोलने के साथ ही कहा, सतीश बाबू बड़ी रात को आए,
और मालूम नहीं कहां से खाना खाकर आए। ये खबर पहले देने की जरूरत है, ये बात इस बूढ़े से छिपी नहीं थी। सावित्री ऊपर जा रही थी, ठिठक कर खड़ी हो गई। भौहों को सिकोड़कर उसने कहा, शायद बाबू ने खाया नहीं क्या? नहीं, उनका खाना तो ढका हुआ रखा है। सावित्री हूं कहकर ऊपर चली गई। उसका दुश्चिंता से ग्रस्त मन निर्भय होने के साथ फिर ईर्ष्या से जल उठा। प्रातः दिन चढ़ाने पर सतीश की नींद टूटी। ठीक उसी समय सावित्री आ खड़ी हुई। उसके मुंह की तरफ देख लेने के साथ ही सतीश ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद सावित्री ने कहा, आज क्या रसोई बनेगी ये जानने के लिए आई हूं। सतीश ने किसी और बिना देखे कहा, रोज जो बनती है वही बनने दो। अच्छा, कहकर सावित्री जाने को तैयार होते ही फिर खड़ी हो गई। बोली, लिखने पढ़ने की तरह बाबू को क्या खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता क्या अब? सतीश ने धीरे से कहा, मैं खा आया था। उसने डर से झूठी बात कह दी, लेकिन कहां इस बात को भी सावित्री ने घृणा के कारण नहीं पूछा। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आज 2 दिन से आप भाग कर घूम रहे हैं, भला किस बात के डर से? सुनो तो। मेरे कारण अगर असुविधा होती है तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, तुम्हारा अपराध क्या है? इसके अलावा मैं तो जवाब देने का मालिक भी नहीं हूं। ये बासा केवल मेरा तो नहीं है ना, अकेले का? सावित्री ने कहा, मतलब अकेले का होता तो शायद जवाब दे देते। अच्छा, तो मैं खुद ही चली जा रही हूं। सतीश चुप ही रहा। ये देखकर सावित्री मन ही मन और भी जल उठी। बोली, मेरे जाने से आप खुश होते हैं ना? आपके पैरों पर गिरती हूं सतीश बाबू, हाँ या नहीं, एक जवाब दीजिए। फिर भी सतीश चुप रहा। सावित्री इस बासे पर अपना कितना हक रखती है, इस बात को वो जानता था, और इस प्रकार उसके चले जाने से कोई भी बात छिपी न रहेगी। तब सभी बातें एक मुंह से दूसरे मुंह के बढ़ते बढ़ते कैसी घृणित आकृति धारण कर लेगी, इसका निश्चित अनुमान करके वो डर गया। क्षण भर चुप रहकर उसने मीठे स्वर से कहा, मुझे क्षमा करो सावित्री, जब तक मैं यहां हूं तब तक कम से कम कहीं नहीं जाना तुम्हें। कोई दूसरा समय होता तो वो तुरंत क्षमा कर देती, लेकिन सतीश के संबंध में वो शायद एक निराधार संदेह का मन ही मन पोषण कर रही थी। इसलिए इस मट्ठू कंठ स्वर को कपटाचरण समझकर वो निर्दय हो उठी, और उसके ही गले को अनुकरण करके वो उसी क्षण बोल उठी, आप इतना आडंबर करके क्षमा मांगकर साधु बनने जा रहे हैं, किस लिए? मुझ जैसी नीच स्त्री का आंचल पकड़कर ऐसा क्या आपने नया काम किया है कि लज्जा से बिल्कुल ही मरे जा रहे हो? इससे अच्छा यह है कि आप अपने घर चले जाइए, लिखना पढ़ना आपका काम नहीं है। जो सतीश अपने उग्र स्वभाव के कारण किसी की भी परवाह नहीं करता था, बातों को सह लेना जिसका स्वभाव नहीं था, वो इस समय इतने बड़े अपमान की बात से चुप हो रहा। उसका अपराधी मन भारी बोझ से दबे हुए बोझ ढोने वाले पशु की तरह इस प्रकार निरुपाय दशा में राह में संकोच से पड़ा हुआ था कि सावित्री के इस बार की निष्ठुर आघात से भी वो किसी तरह अपना मस्तक ऊपर उठाकर खड़ा न हो सका। किंतु सावित्री भी चौंक उठी। उसकी स्पर्धा क्रोध को भी पार कर गई। ये बात उसके अपने कानों में भी जा लगी। बड़ी देर तक वो चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गई। सावित्री आज भी सारे कामकाज सामान्य ढंग से ही करती रही, पर उसके मन में एक उत्कंठा दिन भर बनी रही। सतीश यदि कल की तरह आज भी क्रोध करता अथवा एक भी बात का जवाब देता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उदास मुख से नियमानुसार भोजन करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर लौट आकर चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। आड़ में रहकर सावित्री सब कुछ लक्ष्य करने लगी, लेकिन किसी तरह का बहाना करके भी आज उसके कमरे में घुसने का उसने साहस नहीं किया। प्रतिदिन संध्या के बाद वो उसके कमरे में झाड़ू लगा आती थी। आज बिहारी को भेज दिया और संध्या के बाद वही बत्ती भी जला आया। नित्य इसी समय राखाल बाबू के कमरे में शतरंज का अड्डा जमता था। आज भी जम गया। सामने की खुली छत पर कोई भी नहीं था। सावित्री इधर उधर देखकर अपने सारे संकोच को बलपूर्वक हटाकर चुपके चुपके पैर बढ़ाती हुई सतीश के कमरे में जा पहुंची। सतीश बिछौने पर चित्त लेटा हुआ शायद छत की कड़ियों को गिन रहा था। अब उठकर बैठ गया।
सावित्री ने कहा। आपके लिए संध्या पूजा का स्थान ठीक कर दूं? हाँ, अच्छा कर दो। फिर सावित्री को चुप हो जाना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बोली, अच्छा लोग क्या कहेंगे बताइए तो? सतीश ने कुछ जवाब न दिया। सावित्री बोली, आपने मुझे रहने को तो कहा, लेकिन स्वयं कैसा उत्पात मचा रहे बताइए तो? सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैंने तो कोई भी उत्पात नहीं मचाया, केवल चुपचाप पड़ा हुआ हूं। सावित्री बोली, यही चुपचाप पड़ा रहना तो सबसे अधिक बुरा है। जब सभी चुपचाप नहीं पड़े हैं तो आपके चुपचाप पड़े रहने से ही चर्चा होने लगेगी। यही चाहते हैं क्या आप? थोड़ी देर चुप रहकर वो फिर बोली, वही जो चुभ होकर घाव कर देने की कहावत है ना, आप ठीक वही कर रहे हैं। दोष नहीं है फिर भी दोषी बनकर बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर 5 आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। देखिए, ये आप सह सकेंगे, लेकिन मुझसे तो नहीं सहा जाएगा। मुझे यहां से चला जाना पड़ेगा। सतीश ने मन में सोचा, दोष क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सावित्री ने कहा, नहीं, अच्छी तरह विचार तो करके देखिए, मन आप ही आप साफ हो जाएगा आपका। मेरे संबंध में आपकी तरह दोष। सावित्री फिर कुछ बोल न सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक गहरे खंदक के किनारे जाकर अपने दोनों पैरों को गड़ाकर जिस तरह जी जान से रुककर खड़ा हो जाता है, सावित्री की चलती हुई जबान ठीक उसी तरह रुक गई। उसके इस आकस्मिक निस्तब्धता से आश्चर्य में पड़ा हुआ सतीश ज्यों ही मुंह ऊपर उठाकर देखने लगा, त्यों ही आपस में आंखें लड़ गई। अपनी लज्जा से सावित्री आप ही मर गई। वो जो यही बात कहने गई थी कि उसकी तरह नारी के संबंध में इस प्रकार के अपराध में कोई लज्जा का कारण नहीं है, इस लज्जा से उसके केश तक कांप उठे। सतीश कोई बात कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री ने उसे रोककर कहा, चुप रहिए, आप भी समझ ले, झूठ मूठ तिल का ताड़ बनाकर कष्ट मत भोगिए। ए बिहारी, बाबू के लिए संध्या पूजा का स्थान जरा जल्दी से धो डाल, मैं इतनी देर से आसन लिए खड़ी हूं। बिहारी किसी बात से इसी तरफ आ रहा था। तुरंत जल लाने के लिए जब वो लौट गया तो सावित्री ने लांछित अपमान के स्वर में कहा, आपके बर्ताव से आज 2 दिनों में मैं कितनी परेशान हो उठी हूं, इसको क्या आप आंखें उठाकर एक बार देख भी नहीं पा रहे? आश्चर्य है। उसके इतने शीघ्रता में कही हुई बातों को ठीक से समझ लेने का अवकाश सतीश को मिला नहीं, पर फिर भी उसके अंदर की ग्लानि मानो स्वच्छ होकर चली आई और दूसरे ही क्षण क्षमा पाए हुए अपराधी की भांति पछतावे के स्वर में उसने उससे कहा, लेकिन सावित्री सच बताओ, मैंने क्या तुम्हारा अपमान नहीं किया? सावित्री ने कहा, अरे न समझने से मैं आपको समझाऊंगी कैसे? 100 बार 1000 बार कहती हूं कि उससे मेरी तरह की स्त्रियों का कोई अपमान नहीं होता। कृपा करके शांत हो जाइए, केवल इतनी ही सी विनती मैं आपके चरणों में कर रही हूं, शांत हो जाइए। सतीश कुछ कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री अपने दोनों भौहों को सिकोड़कर संकेत में मना करके बोली कि बिहारी आ गया। बिहारी लोटे में पानी लेकर आ गया था। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर कमरे के कोने को अच्छी तरह धोकर आंचल से पोंछकर सतीश से कहा, आप जाइए, हाथ पांव धोकर संध्या करने के लिए बैठ जाइए, पूजा की सामग्री आदि उस ताक में है। इतना कहकर सतीश के दुर्विषपूर्ण हृदय भार को चुपचाप दूर करती हुई बिहारी को साथ लेकर वो धीरे धीरे बाहर चली गई। ध्यान लगाकर सांध्य कृत्य समाप्त करके उठने के साथ ही सतीश ने देखा कि इस बीच कोई चुपके से बाहर आकर आसन बिछाकर उसके लिए भोजन रख गया है। यद्यपि कमरे में कोई नहीं था, तो भी वो निश्चित रूप से समझ गया कि वो अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने कहा, अभी इतना अधिक खा लेने से फिर तो रात को न खा सकूंगा। बाहर से उत्तर आया, खाना भी न पड़ेगा, बिपिन बाबू के यहां से आदमी निमंत्रण दे गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जाओ जाओ, जलाओ मत, मैं कहीं भी न जा सकूंगा। सावित्री आड़ से ही बोली, ऐसा कैसे होगा? वो कह गए हैं कि शायद कहीं जाना होगा, आप तो जानते ही होंगे, और न जाने उन लोगों का सब कुछ भरभंड हो जाएगा, गाना बजाना होने दो। इतना कहकर सतीश इस विषय की चर्चा बंद करके चुपचाप भोजन करने लगा और समाप्त हो जाने पर बिछौने के सिराहने बत्ती लाकर भले लड़कों की भांति एक डॉक्टरी की किताब खोलकर लेट गया। लेकिन उसका उस तरफ किसी भी दशा में मन न लगा। उसका व्याकुल मन बंधन से छूटे हुए घोड़े की तरह बेकार सर्वत्र दौड़ने लगा। रसोई को ढककर रसोइया महाराज बिहारी से गांजा मंगवा रहा था
और वहीं राखाल बाबू के कमरे में शतरंज खेल का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी थी। बोली, कहिए। विपिन बाबू के निमंत्रण में जाना महापाप है। बिना समझे पाप कर डाला है अवश्य, लेकिन समझ कर न करूंगा। सावित्री ने बाहर से पूछा, पाप क्यों? सतीश ने कहा, मैं जानता हूं कि किस स्थान पर उनके गाने बजाने की तैयारी चल रही है। केवल उस स्थान पर जाना ही पाप का काम है। ठीक बात है, ऐसे स्थान पर न जाएं। सतीश उत्तेजित होकर बोला, सचमुच ही न जाऊंगा, लेकिन वे लोग सहज ही मुझे छुटकारा देंगे ऐसा मालूम नहीं होता, इसलिए तुम्हें पहले से सावधान कर दे रहा हूं। अगर कोई आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं, रात को भी न जाऊंगा। समझ गई ना? सावित्री बोली, समझ गई। सतीश ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, यह सोचकर एक गहरी सांस ली। क्षण भर चुप रहकर सतीश ने कहा, अरे यार, ये कहां से तेज हवा आ रही है सावित्री? ये खिड़कियां बंद कर दो। सावित्री आकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश एकटक देखता रहा। देखते देखते अकस्मात कृतज्ञता से उसका हृदय भर गया। बोला, अच्छा सावित्री, तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहती हो? सावित्री बोली, जो बात सच है वो क्या कहूंगी नहीं? ये बात किसी तरह भी सच नहीं है। तुम गले तक गंगा जल में खड़ी होकर बोलोगी तो भी मैं विश्वास न करूंगा। सावित्री मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं करोगे? ये नहीं मालूम, शायद सच नहीं है इसलिए। नीच की तरह तुम्हारा व्यवहार नहीं है, बातचीत का तरीका नहीं है, आकृति नहीं है, और फिर इतना लिखना पढ़ना भी तुमने कहां सीखा? वो फर्श पर दूर बैठी थी। सावित्री हंसकर बोली, इतना कितना भाई, सुनो तो। सतीश कुछ करने ही जा रहा था कि खुली पुस्तक को एक और रख थमक गया। बाहर से जूतों की आवाज आ रही थी। दूसरे ही क्षण उन्मत्त कंठ से पुकार आई, सतीश बाबू। सतीश जान गया कि वो विपिन का दल है, उसको ही पकड़ने आया है, और कोई बात उसने नहीं सोची। बत्ती बुझाकर झट सो रहा। पास ही फर्श पर बैठी हुई सावित्री व्याकुल भाव से बोली, ये क्या कर डाला? दूसरे ही क्षण अंधेरे दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गईं। एक ने कहा, यही तो कमरा है सतीश बाबू का। दूसरे ने कहा, नौकर ने कहा कि बाबू कमरे में है। पहले व्यक्ति ने क्रोध करके कहा, अरे कमरे में तो अंधेरा है, कोई भला आदमी क्या कभी शाम को डेरे पर रहता है? तुम्हारा जितना तो। दूसरा व्यक्ति उसके उत्तर में धीमी आवाज में कुछ कहकर जेब टटोल कर दिया सलाई निकालकर बत्ती जलाने को तैयार हुआ। इधर बिछौने के भीतर सतीश के शरीर का खून पानी हो गया। वो विलायती कंबल ओढ़कर पसीने से तरबतर होने लगा, और फर्श के ऊपर सावित्री लज्जा और घृणा से काठ सी बनकर बैठ रही। दीप शलाका जल उठी। यहां ये कौन बैठा हुआ है? पहले व्यक्ति ने ज्यों ही कमरे में घुसकर ढूंढकर बत्ती जलाई, त्यों ही वो उठ खड़ी हुई। दूसरे व्यक्ति ने कुछ हटकर खड़े होकर पूछा, कहां है सतीश बाबू? सावित्री इशारे से बिछौना दिखाकर चली गई। उसके चले जाने के साथ ही दोनों मतवालों ने ठठाकर हंसना शुरू किया। उस हंसी की आवाज और उसका अर्थ सावित्री के कानों में जा पहुंचा, और कंबल में पड़ा हुआ सतीश बार बार अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। उन लोगों ने सतीश को खींचकर उठा लिया और बलपूर्वक पकड़कर उसे ले चले, और जब तक इन लोगों की विकट हास्य ध्वनि मकान के बाहर पूर्ण रूप से विलीन न हो गई, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार पर माथा धरकर वज्राहत की भांति कठोर होकर खड़ी रही। लेकिन उस मकान का कोई भी कुछ न जान सका। रसोई घर में रसोईया महाराज अभी गांजे की चीलम खत्म करके इसमें मोक्ष प्रदान करने की आश्चर्यजनक शक्ति किसी वेद में किस तरह लिखी हुई है, यही बात भक्त बिहारी को समझाकर कह रहा था। और उस कमरे में राखाल बाबू का दल हड्डी का पासा मनुष्य की चिल्लाहट सुन सकता है या फिर नहीं, इसकी ही मीमांसा में लगा था। बाहर आकर तीनों एक गाड़ी पर बैठ गए। इन लोगों की उन्मत्त हंसी को सहन न कर सकने के कारण सतीश ने तीखे स्वर से कहा, या तो आप लोग चुप हो रही है या माफ कीजिए मैं उतर जाऊं। पहला व्यक्ति, अच्छा अच्छा भाई ठीक है, कहकर भयंकर रूप से हंस पड़ा, और उसका साथी उसको धमकाकर रुक जाने को कहकर उससे भी अधिक जोर लगाकर हंस उठा।
इन दोनों शराबियों के साथ बात करना बेकार समझकर सतीश निष्फल क्रोध से खिड़की के बाहर झांकने लगा। रात में अंधेरे में सावित्री चुपचाप बैठी हुई थी। शायद कल की लज्जाजनक घटना की वो मन ही मन आलोचना कर रही थी। उसी समय बिहारी आकर बोला, माँ जी, सबका खाना हो चुका, वो महाराज जी आपको जलखावा के लिए बुला रहे हैं। सावित्री ने उदास भाव से कहा, आज मैं खाऊंगी नहीं बिहारी। बिहारी सावित्री को स्नेह करता था, सम्मान करता था। चिंतित होकर उसने पूछा, खाओगी क्यों नहीं माँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है, किंतु खाने की इच्छा नहीं है। तुम लोग जाकर खा लो, बिहारी ने कहा। अच्छा तो चलो, मैं तुमको पहुंचाऊं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक लौट कर आए नहीं हैं। तुम लोग जागते तो रह सकोगे ना? बिहारी घबरा कर बोला, मैं? लेकिन मेरी कमर में तो वो गठिया दर्द। तब क्या होगा बिहारी? बिहारी ने तनिक सोच कर कहा। रसोइया महाराज को हुक्म देकर। सावित्री ने झटपट कहा, ये नहीं होगा बिहारी, ब्राह्मण आदमी को मैं जाड़े में कष्ट न दे सकूंगी। इच्छा न रहने पर भी बिहारी कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा तो मैं ही रह जाऊंगा, अब चलो तुमको पहुंचाऊं। सावित्री उठ खड़ी हुई। 2-1 कदम आगे बढ़कर रुककर वो बोली, जरूरत नहीं है बिहारी, ऐसा करो तुम जाओ, खा लो, मैं उसके बाद ही जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री उसी स्थान पर वापस बैठ गई और अंधेरे आकाश की तरफ देखकर चुप हो रही। आज सतीश के संबंध में उसके मन में यथेष्ट आशंका थी। वो शराबियों के हाथ में पड़ गया है। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर उसको किसी तरह भी घर वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। यद्यपि उसकी ही बुद्धिहीनता से घोर लांछित होकर जलन से छटपटाते हुए उसने खूब भोर में ही काम छोड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, तथापि आज रात भर के लिए इस आदमी को मन ही मन क्षमा न करके उसके अवश्यम भावी दुर्दशा का कोई एक उपाय किए बिना वो किसी प्रकार भी अपने घर जाने को तैयार न हो सकी। बिहारी खाकर आया तो उसने कहा, तुम सोने के लिए चले जाओ बिहारी, मैं ही यहां रहती हूं। बिहारी ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या अपने घर जाओगी नहीं? बाबूजी को लौट आने दो, उसके बाद क्या तुम मुझे पहुंचाने न जा सकोगे? पहुंचा क्यों ना सकूंगा, अवश्य ही पहुंचा सकूंगा। तो फिर वही अच्छा है, मैं ही यहां हूं, तुम जाकर सो जाओ। बिहारी के खुश होकर चले जाने पर सावित्री वहां की एक रैपर ओढ़ कर बैठ गई। दोनों शराबी जो कुछ देख गए हैं उसे वो लोग खुलकर कह देंगे। इसमें भी उसको लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा। विपिन बाबू कैसा आदमी है ये बात सावित्री जानती थी। वो इस बात को अवश्य सुनेगा और इस मकान में जबकि उसका आना जाना है तब कोई जाने बिना न रहेगा। उसके बाद फिर किस मुंह से सतीश एक क्षण भी रहेगा? इस निंदा की लज्जा वो किस तरह सहेगा? संयोगवश जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया। अपने संबंध में वो यहीं तक सोचकर रुक तो गई, लेकिन बार बार आलोचना करके भी सतीश के संबंध में कोई उपाय खोजने पर उसे मिला नहीं। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन सतीश दिखाई नहीं पड़ा। किसी पड़ोस के मकान की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। निस्तब्ध गंभीर रात्रि में वो आवाज साफ सुनाई पड़ी। अस्त व्यस्त बहने वाली ठंडी हवा खुली छत के ऊपर से आकर उसकी दोनों आंखों को नींद से दबाने लगी। तो भी वो जागती रहकर बाहर दरवाजे पर कान लगाए रही। इस तरह लेटकर बैठकर समय बिताने पर जब रात अधिक नहीं रही तब एक गाड़ी की आवाज से वो चौंक कर ज्यों ही उठ बैठी, त्यों ही समझ गई कि गाड़ी उस मकान के सामने खड़ी हुई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतर गई और दरवाजे के पास जाकर सावधान होकर खड़ी हो गई। पीछे कोई दूसरा आदमी न हो इस भय से एकाएक द्वार खोल देने का उसका साहस नहीं हुआ। देर होने लगी और किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं। जो गाड़ी आई थी वो भी लौट गई। अकस्मात आशंका से परिपूर्ण होकर सावित्री ने तेजी से सिटकनी खोल दी। सतीश बाहर की चौखट पर औठंग कर पीले मुख बंद किए बैठा हुआ था। उसके कपड़े और चादर पर कीचड़ भरा था। माथे पर लहू की रेखा को पास ही गैस के प्रकाश से देख लेने पर सावित्री रोने लगी। सामने आकर घुटने टेक कर वो बैठ गई।
अपने हाथों से सतीश के मुंह को ऊपर उठाकर बोली, बाबू चलिए ऊपर। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं अच्छा हूं। सावित्री ने आंख पोंछकर कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं लगी है, ठीक हूं। ये तो रास्ता है, घर चलिए। सतीश ने पहले की तरह सिर हिलाकर कहा, नहीं जाऊंगा, नहीं, अच्छी तरह हूं। सावित्री ने कुछ डांट कर कहा, उठिए कह रही हूं। डांट खाकर सतीश विह्वल आंखों से थोड़ी देर तक उसकी ओर ताकता रहा, फिर उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बोला, अच्छा चलो। तब उसके कंधे पर हाथ टेक कर सतीश उठ खड़ा हुआ और बहुत कष्ट से हिलते डुलते अंधेरे में सीढ़ियों से चढ़कर कमरे में जाकर लेट गया। भर्राई आवाज से वो बोला, सावित्री, मैं तुम्हारा ऋण किसी जन्म में भी न चुका पाऊंगा। सावित्री ने कहा, अच्छा आप सो रहिए। सतीश उठकर बोला, क्या मैं सोऊंगा? कभी नहीं। सावित्री पुनः धमकाती हुई बोली। फिर थोड़ी देर लेटे रहने के बाद बोला, लेकिन सावित्री तुम्हारा ऋण। सावित्री अच्छा कहकर उठ गई और चिराग उसके पास लाकर जख्म की जांच करने लगी। उसको धोकर उसने पूछा, गिर कहां गए थे? सतीश सिर हिलाकर बोला, नहीं गिरा तो नहीं। सावित्री ने व्यथित कंठ से कहा, फिर कभी शराब न पीजिएगा, नहीं तो कह देती हूं कि आपके पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने तुरंत कहा, नहीं सावित्री, अब कभी न पीऊंगा, मुझे छूकर शपथ लीजिए। कहकर उसने अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। सतीश ने अपने दोनों हाथों से उसके शीतल हाथ को खींचकर कहा, शपथ लेता हूं। सावित्री अपना हाथ खींचकर बोली, याद रहेगी नहीं बात? याद न रहने पर तुम दिला देना। अच्छा मैं जा रही हूं, आप सो रहिए। इतना कहकर सावित्री धीरे से किवाड़ बंद करके बाहर जा खड़ी हुई। शुक्र तारे की तरफ देखकर सावित्री अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, देवता तुम साक्षी रहना। उस समय अंधकार स्वच्छ होता जा रहा था। उसे भेद कर बैलगाड़ियों तथा पड़ोस के मैदा कारखाने की सीटी की आवाजें आ रही थीं। सावित्री नीचे उतरकर रसोई में कोने में रैपर ओढ़कर सो रही। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में डूब गई। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।